हिमालय की वादियों में जहां देवता बसते हैं, वहां आज एक ऐसा दानव सो रहा है जिसकी नींद अगर टूटी तो तबाही का मंजर देखने के लिए शायद आंखें ही न बचें। यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की नहीं, बल्कि उस हकीकत की है जिसे सुनकर 2025 में भी वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के सीने में दफन उस टाइम बम की, जिसे न तो पाकिस्तान ने रखा और न ही किसी दुश्मन ने। इसे वहां रखा था खुद अमेरिका और भारत की खुफिया एजेंसियों ने, एक ऐसे मिशन के तहत जो इतना टॉप सीक्रेट था कि उस वक्त के प्रधानमंत्री को छोड़कर शायद ही किसी को इसकी भनक थी। 60 साल पहले एक बर्फीले तूफान ने उस मिशन को ऐसा बर्बाद किया कि वो न्यूक्लियर डिवाइस हमेशा के लिए बर्फ में कहीं गुम हो गया। लेकिन आज जब ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो डर ये है कि वो डिवाइस अब नीचे खिसक रहा है, और अगर वो ऋषि गंगा नदी में मिल गया तो क्या होगा? वो पानी जिसे करोड़ों लोग पीते हैं, वो खेतों में जाता है, वो पवित्र जल, वो सब कुछ रेडियो एक्टिव हो सकता है। ये खतरा कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक चेतावनी है जो अब जोर शोर से गूंज रही है। हम आपको बताएंगे इस खोए हुए न्यूक्लियर जनरेटर और उस मिशन की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर वो डिवाइस क्या था? क्यों अमेरिका को भारत की सबसे पवित्र और कठिन चोटी पर उसे रखने की जरूरत पड़ी? क्या चीन सचमुच इतना बड़ा खतरा था कि हमने अपने ही पहाड़ पर न्यूक्लियर सामान ले जाने का जोखिम उठाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज 2025 में हमारे पास वो तकनीक है जो बर्फ के नीचे दबे उस प्लूटोनियम को ढूंढकर बाहर निकाल सके? या फिर हमें हाथ पर हाथ धरे उस घड़ी का इंतजार करना होगा जब यह जहर हमारे पानी में घुल जाएगा? इन सारे छुपते हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1964। भारत अभी 1962 की जंग के जख्मों से उबर भी नहीं पाया था कि चीन ने एक और चाल चल दी। चीन के शिनजियांग प्रांत में, जो भारत की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है, वहां चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर डाला। ये खबर मिलते ही वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक हड़कंप मच गया। अमेरिका उस वक्त कोल्ड वॉर में फंसा था और उसे डर था कि चीन अब एशिया में दादागिरी करेगा। भारत को तो सीधा खतरा था ही। उस समय सैटेलाइट्स इतने एडवांस नहीं थे कि अंतरिक्ष से चीन की हर हरकत पर नजर रख सकें। अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो चीन की परमाणु साइट्स पर नजर रख सके, उनके मिसाइल टेस्ट के सिग्नल्स को पकड़ सके, और दुनिया में हिमालय से बेहतर ऊंची जगह और कौन सी हो सकती थी? यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन नंदा देवी का। CIA और भारत की IB ने हाथ मिलाया। प्लान ये था कि नंदा देवी की चोटी पर, जो करीब 25,600 फीट ऊंची है, वहां एक न्यूक्लियर पावर्ड सेंसिंग डिवाइस लगाया जाए। ये डिवाइस चीन के हर रेडियो सिग्नल को कैच करके सीधा अमेरिका और भारत को भेजता। वो जादुई डिब्बा और प्लूटोनियम का खतरा। अब बात करते हैं उस मशीन की जो आज हमारी मुसीबत की जड़ है। उस डिवाइस को चलाने के लिए बिजली चाहिए थी। इतनी ऊंचाई पर, जहां तापमान -40 डिग्री रहता है और बर्फीले तूफान चलते हैं, वहां आम बैटरी या जनरेटर काम नहीं कर सकते थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने चुना स्नैप 19 सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर। यह एक छोटा सा न्यूक्लियर जनरेटर था। इसके अंदर ईंधन के तौर पर भरा था प्लूटोनियम 238 के 7 कैप्सूल। प्लूटोनियम, ये शब्द सुनते ही किसी भी समझदार इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये वही पदार्थ है जो परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होता है। ये बेहद रेडियो एक्टिव होता है और हजारों सालों तक गर्म रहता है। उस जनरेटर में इतना प्लूटोनियम था कि अगर वो लीक हो जाए तो वो एक बड़े इलाके के पानी और मिट्टी को सदियों के लिए बंजर और जहरीला बना सकता है। प्लान यह था कि इस जनरेटर को पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाएगा, जहां यह सालों साल बिना रुके काम करता रहेगा। अमेरिका को डेटा मिलता और भारत को सुरक्षा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सुरक्षा के नाम पर एक ऐसी मुसीबत को न्योता दे रहे हैं जो उनके गले की हड्डी बन जाएगी। 1965, वो काली रात और तूफान, अक्टूबर 1965। भारत और अमेरिका के चुनिंदा पर्वतारोहियों की एक टीम उस भारी भरकम डिवाइस को अपनी पीठ पर लादकर नंदा देवी की चढ़ाई शुरू करती है। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि इन पर्वतारोहियों को सख्त हिदायत थी कि अगर जान भी चली जाए तो भी इस मिशन के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। वो चोटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, कैंप 4 तक। लेकिन तभी हिमालय का मौसम अपना असली रंग दिखाता है। एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हालात इतने खराब हो गए कि आगे बढ़ना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मौत को दावत देने जैसा था। टीम लीडर, जो एक बहुत अनुभवी भारतीय पर्वतारोही थे, उन्हें एक बहुत ही कठिन फैसला लेना पड़ा।
जान बचाने के लिए उन्हें वापस नीचे उतरना था, लेकिन वो 56 किलो के उस भारी डिवाइस को वापस नीचे नहीं ला सकते थे। फैसला हुआ कि उस डिवाइस को वहीं एक सुरक्षित जगह पर चट्टानों के बीच छिपा कर रख दिया जाए और मौसम ठीक होते ही अगले साल आकर उसे चोटी पर फिट कर दिया जाएगा। उन्होंने उस न्यूक्लियर जनरेटर को वहीं बांध दिया और खुद नीचे उतर आए। उन्हें लगा कि वो एक मशीन को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन असल में वो एक श्राप को वहीं छोड़ आए थे। 1966 गायब हुआ मौत का सामान। अगले साल यानी 1966 में जब मौसम खुला तो एक दूसरी टीम उसी जगह वापस पहुंची। उनका मकसद था उस डिवाइस को उठाना और चोटी पर लगाना, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चट्टान, वो जगह, सब कुछ वहां था, लेकिन वो न्यूक्लियर डिवाइस गायब था। वहां सिर्फ बर्फ और सन्नाटा था। ऐसा लगा जैसे पहाड़ ने उसे निगल लिया हो। असल में हुआ यह था कि सर्दियों में आए किसी एवलॉन्च, हिमस्खलन ने उस डिवाइस को वहां से उखाड़ फेंका था और वो हजारों फीट नीचे कहीं गहरी खाई में जा गिरा था। अब आप कल्पना कीजिए, एक प्लूटोनियम से भरा कैप्सूल जो बेहद गर्म है, वो बर्फ की परतों को पिघलाता हुआ धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा है। CIA और भारत सरकार के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने पागलों की तरह उसे ढूंढने की कोशिश की। कई और मिशन भेजे गए, स्पेशल डिटेक्टर ले जाए गए, लेकिन वो डिवाइस ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। वो नंदा देवी के अभेद्य ग्लेशियरों के पेट में कहीं समा गया था। ऋषिगंगा और पानी में जहर का डर। अब आते हैं आज के यानी 2025 के सबसे खौफनाक पहलू पर। वो डिवाइस जहां गिरा था वो इलाका ऋषिगंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऋषिगंगा आगे जाकर धौली गंगा में मिलती है और फिर गंगा नदी का हिस्सा बनती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो डिवाइस ग्लेशियर के साथ धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। प्लूटोनियम के वो कैप्सूल बहुत मजबूत एलॉय मिश्र धातु से बने थे, लेकिन 60 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। पत्थरों की रगड़, बर्फ का दबाव और लगातार रेडियो एक्टिव गर्मी। क्या वो कैप्सूल अभी भी सुरक्षित हैं? अगर वो टूट गए या उनमें जरा सी भी दरार आ गई तो प्लूटोनियम रिसकर सीधा पानी में मिलेगा। प्लूटोनियम पानी में घुलता नहीं है, लेकिन वो पानी के बहाव के साथ बारीक कणों के रूप में नीचे आ सकता है। अगर ये इंसान के शरीर में चला गया तो इसका अंजाम इतना भयानक होगा कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हड्डियां गलना, कैंसर और पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियां। 2021 में जब चमोली में ग्लेशियर टूटा था और बाढ़ आई थी, तब भी दबी जुबान में कई लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या इसके पीछे उस डिवाइस की गर्मी का कोई हाथ तो नहीं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन शक की सुई आज भी वहीं अटकी है। सरकारों की चुप्पी और अनसुलझी पहेली। सबसे हैरानी की बात यह है कि दशकों तक इस घटना को दबाकर रखा गया। 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब जाकर संसद में पहली बार माना गया कि हाँ, ऐसा कोई मिशन हुआ था और वो डिवाइस खो गया है। लेकिन उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। आज भी नंदा देवी के उस खास हिस्से में आम लोगों या पर्वतारोहियों का जाना सख्त मना है। कहा जाता है कि यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका असली कारण वो रेडियो एक्टिव खतरा है। सरकार नहीं चाहती कि कोई वहां जाए और अनजाने में उस रेडिएशन की चपेट में आ जाए। अमेरिका ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। वो जानते हैं कि अगर यह बात पूरी तरह खुल गई तो दुनिया उनसे सवाल पूछेगी कि उन्होंने दूसरे देश के पहाड़ पर अपना कचरा क्यों छोड़ा। ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक फंदा है जिसमें भारत और अमेरिका दोनों फंसे हुए हैं। क्या है समाधान? 2025 का भारत क्या करेगा? तो क्या हम बस इंतजार करते रहें? नहीं, ये 2025 का नया भारत है। हमारे पास अब ऐसी तकनीक है जो 60 साल पहले नहीं थी। लिडार टेक्नोलॉजी जो लेजर से जमीन के नीचे देख सकती है, या फिर एडवांस ड्रोन जो रेडिएशन को सूंघ सकते हैं। कई रक्षा विशेषज्ञ अब मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को एक बार फिर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए। ये मुश्किल जरूर है, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। आर्शी गंगा के पानी की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। अभी तक पानी में रेडिएशन का लेवल खतरनाक नहीं पाया गया है, जो एक राहत की बात है। इसका मतलब है कि कैप्सूल अभी भी साबुत हो सकते हैं, लेकिन यह राहत कब तक रहेगी कोई नहीं जानता। ये एक रेस है समय के खिलाफ। हमें उस डिवाइस को तब तक ढूंढना होगा जब तक वो फटकर अपना जहर नहीं उगल देता। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को तुरंत एक हाईटेक मिशन भेजकर उस न्यूक्लियर डिवाइस को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उसे छेड़ना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? क्या अमेरिका को वापस बुलाकर कहना चाहिए कि अपना कचरा अपने साथ ले जाओ? यह मुद्दा बेहद गंभीर है और इस पर हर भारतीय को सोचना चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको यह रहस्यमयी और जानकारी से भरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसी को पता चले कि हमारे हिमालय में क्या राज दफन है।